गौर से समझिएगा। पर परागण की विधियां क्या होती हैं? पराग कण होता है बाबू, इस पराग कण को वर्तिकाग्र पर पहुंचाना है, तभी तो परागण होगा। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए हमको साधन की आवश्यकता चाहिए। तो फिर गौर से समझिएगा बाबू, पराग कण को कहाँ पहुंचाना है? और वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? साधन चाहिए। क्या चाहिए? साधन चाहिए। और इन साधनों को किसके द्वारा पहुंचाएंगे? बोलिएगा, एजेंट द्वारा पहुंचाएंगे। किसके द्वारा पहुंचाएंगे? एजेंट द्वारा, अर्थात कर्मक द्वारा पहुंचाएंगे। कर्मक, जिसे हम क्या कहते हैं? एजेंट्स द्वारा पहुंचाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि ये पराग कण है। पराग कण को कहाँ पहुंचाना है? वर्तिकाग्र पर पहुंचाना है। तो वर्तिकाग्र पर कैसे पहुंचेगा? उसके लिए साधन चाहिए। और उस साधन की व्यवस्था कौन करेंगे? कर्मक करेंगे। कौन करेंगे? कर्मक करेंगे, अर्थात एजेंट करेंगे। समझ में आ गया? अब ये कर्मक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आपके जैविक कर्मक, बायोटिक एजेंट, और दूसरा आपका अजैविक कर्मक, एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कितने प्रकार के एजेंट्स होते हैं? दो प्रकार के एजेंट्स होते हैं। एक जैविक एजेंट होते हैं और एक अजैविक एजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखिए, जैविक एजेंट में बाबू पक्षी, पशु और कोई आएगा? समझ में आ गया? मनुष्य होगा। पशु के जगह पे जंतु लिख दे। क्या? जंतु हो गया। ये सभी जैविक हैं। इनके द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब आइए, अजैविक में आपका क्या हो जाएगा? वायु और जल हो जाएगा। इसके द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? मिटा दें। अब देखिएगा आप लोग, इन्हीं साधनों के आधार पर, क्या बाबू? इन्हीं अभी जो साधन हम पढ़ाए हैं, यानी जो कर्मक आप लोग पढ़े हैं, इन्हीं कर्मकों या साधनों के आधार पर जो पर परागण की क्रिया होती है वह तीन प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? तीन प्रकार से होती है। नंबर एक आपका होता है वायु परागण। क्या होता है बाबू? नंबर एक वायु परागण होती है। दूसरा आपका जंतु परागण होता है। जंतु परागण होता है। तीसरा आपका जल परागण होता है। ANEMOPHILY, एनिमोफिली। क्या होती है? एनिमोफिली, या हम अपने भाषा में इसे एक और नाम से जानते हैं, एयर पॉलिनेशन। जू
जूफिली होती है। एक और अंग्रेजी होता है इसका ना, एनिमल पॉलिनेशन। अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोफिली। क्या नाम होगा बाबू? हाइड्रोफिली अर्थात वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन, परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है, उसे हम वायु परागण कह देते हैं। यदि परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? वायु द्वारा होती है, तो उसे हम वायु परागण कहते हैं। यदि जंतु द्वारा होती है तो इसको क्या कह देते हैं? जंतु परागण कहते हैं। और यदि जल द्वारा होती है, जल परागण कह देते हैं। क्या इतना क्लियर हो रहा है? यदि वायु द्वारा, क्या बाबू? वायु द्वारा परागण की क्रिया हो रही है तो उसको हम वायु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। और इसमें जो पुष्प होते हैं ना, उसको वायु परागित पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागित पुष्प कहते हैं। कौन सा पुष्प कहते हैं? वायु परागित पुष्प कहते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है एनिमोफिलस फ्लावर। गेहूं हो गया, जौ हो गया और मक्का हो गया, सैलीसिया हो गया, आदि पौधे में ये दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब आइएगा बाबू, अब इसके बाद से हम लोग पढ़ रहे हैं वायु परागित पुष्प की विशेषता। हेडिंग क्या डाल लीजिए आप लोग? वायु परागित पुष्प की विशेषता। अब पॉइंट वाइज हम लोग सुनते चलते हैं बाबू। वायु द्वारा हो रहा है, पुष्पों में परागण किसके द्वारा हो रहा है? वायु द्वारा हो रहा है। तो सबसे पहली खासियत तो इसकी यही होगी कि इस प्रकार के पुष्पों में किसी भी प्रकार का गंध या सुगंध नहीं होता है। पहला क्या हो जाएगा बाबू? इसमें गंध या सुगंध नहीं होता है। पहला पॉइंट तो यही मिल गया। अगले पॉइंट में बच्चों, इनमें किसी भी प्रकार का कोई रंग भी नहीं होता, अर्थात इस प्रकार के पुष्प रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? रंगहीन होते हैं। रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। क्या आप लोग को क्लियर आ गया? इसमें मकरंद भी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है बाबू? मकरंद, जिसको अंग्रेजी में नेक्टर कहते हैं, यानी NECTOR, नेक्टर। मकरंद का मतलब एक तरह से मानकर चलिए मधु। अब अगला पॉइंट सुनिएगा। इनके जो पुष्प होते हैं ना बाबू, वो आकर्षक भी नहीं होते हैं। अच्छा, गेहूं का पुष्प आकर्षक होला का? बहुत निक लगला, दौड़ के तूर लियल जा। समझ में आ गया ना? अर्थात इनके पुष्प आकर्षक भी नहीं होते हैं। पुष्प आकर्षक नहीं होते हैं। और इनके पुष्प जो होते हैं बाबू ना, प्रायः एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? एक लिंगी होते हैं इसके पुष्प। समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा, अगला पॉइंट सुनिएगा। इनमें बाह्य दल, दल तथा दल पुंज
या तो अल्प विकसित होता है या तो होता ही नहीं है। समझ, क्या आवश्यकता है इसकी? जब कीटों को आकर्षित ही नहीं करना है तो इसके रहने से क्या फायदा है? अर्थात अगले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे बाबू? इसमें बाह्य दल अल्प विकसित लिख लें, अल्प विकसित या अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं बाबू? या अनुपस्थित होते हैं। क्या इतना आप लोगों को पता चला? कोई परेशानी? अच्छा, अब अगला सुनिएगा। इनमें जो पराग कणों की संख्या होती है ना, बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। क्या होती है? बहुत ही अधिक। क्यों अधिक मात्रा में होती है? इसलिए होती है, मान लीजिए वायु द्वारा हो रहा है ना। अच्छा, मानकर चलो अगर 2-4 गो पराग कण रहे तो जरूरी है कि हवा बहा, पता चला सब नीचे गिर गया, वहां पहुंचबे नहीं किया, वर्तिकाग्र पर पहुंचबे नहीं किया। तो इसलिए पराग कणों की संख्या ज्यादा होती है। कोई तो उधिया करके पराग वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें पराग कणों की संख्या क्या होती है बाबू? बहुत ज्यादा होती है। पराग कण की संख्या अधिक होती है। क्या बाबू इतना क्लियर हो रहा है? पराग कण की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। अच्छा, अब जरा गौर से समझिएगा। पराग कण की संख्या अधिक तो होती है, इसके साथ ही छोटी छोटी भी होते हैं और शुष्क भी होते हैं। क्या होते हैं? छोटी छोटी भी होते हैं, शुष्क भी होते हैं और हल्के भी होते हैं। अच्छा, ये बताओ, बर्थडे कर रहे, ठीक ना, बर्थडे कर रहे, अब फुल्लल फुल्लल रहे, अब वजनी रहे, तो का उधिया ही? समझ में आया कि नहीं है? तो इसके परागकण कैसे होते हैं बाबू? शुष्क होते हैं, हल्के होते हैं। और इनके परागकण कैसे होते हैं बाबू? 8वां परागकण शुष्क, छोटे तथा हल्के होते हैं। अब अगला पॉइंट सुनिएगा। इसका जो वर्तिकाग्र होता है ना, क्या बाबू? वर्तिकाग्र जो होता है ना, वह लंबा होता है। 9वां वर्तिकाग्र लंबा होता है। लंबा तो होता ही है, रोमयुक्त चिपचिपा भी होता है। क्या होता है? रोमयुक्त चिपचिपा भी होता है। और रोम यहां लिख दे रहे हैं, रोम युक्त चिपचिपा चिपचिपा होता है। ऐसा क्यों होता है? गौर से समझिएगा। यदि वर्तिकाग्र आपका लंबा नहीं रहेगा तो हवा बहा, मान लो हेत्ती चूक है, हवा ऊपर से गुजर गया, वहीं अगली बगली गिर गया। लंबा है तो इसी पर टंग जाएगा। चिपचिपा इसलिए रहता है कि अगर उस पर पराग कण आपका आ गया तो गिरेगा नहीं, उसी पर चिपक जाएगा। रोए इसलिए रहते हैं कि उसी में फंस जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुंकेसर तथा पुतंतु क्या होते हैं बाबू? पतले तथा लंबे होते हैं। लिख लीजिए 10वां नंबर। पुंकेसर तथा पुतंतु, क्या बाबू? पुतंतु कैसे होते हैं? लंबे और पतले होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे और पतले होते हैं। आगे बढ़े, चलिए अब आइएगा, गौर से देखिएगा। यदि पुष्पों में परागण, क्या बाबू? जंतु परागण को देख लें। यदि पुष्पों में परागण जंतुओं द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? जंतुओं के द्वारा होता है, तो उसको हम जंतु परागण कहते हैं। कौन सा परागण कहते हैं? जंतु परागण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें आपका मधुमक्खी आ जाएगा, मधु
मक्खी, भौरा, तितली, बर्र, चिड़िया, मनुष्य, सभी जीव आते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कोई परेशानी आप लोगों को? लेकिन सबसे ज्यादा अगर परागण की क्रिया होती है तो मधुमक्खी, भौरा, तितली, बर्र, चिड़िया के द्वारा होती है। अब गौर से समझिएगा, मधुमक्खियां किस में परागण की क्रिया करती हैं उसको हम लोग देख लें। मधुमक्खी, बुक में आप लोगों को लिखा होगा किस में परागण करती है बाबू? बनफसा में, बनफसा, आर्किड, अतीस, लार्क, स्पर, इधर है बोगेनविलिया, आदि प्रकार के पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी द्वारा होता है। इसी प्रकार से देखिएगा अगला आपका शलभ होगा, मोथ। यह किस में परागण की क्रिया करते हैं? हाँ, तंबाकू में। किसमें? तंबाकू में। और किसमें? धतूरा में। और किसमें? मक्का में। क्लियर हो गया? अब आइए तितली देखते हैं किस में करती है। तितली, इसको देखते हैं। और डायंथस, यही है ना? क्या होगा? मक्खी। मक्खी किस में परागण की क्रिया करती है? रेफलीसिया में। रेफलीसिया में, एरम में करती है। और किस में करती है? स्कोलियोपस, यही है ना? स्कोलियोपस। ठीक ठीक। यह किस में करती है? अंजीर में। इतना लिख ले। चलिए मिटा रहे हैं। अब बाबू इसकी विशेषता हम देखते हैं। विशेषता देखते हैं कि जंतु परागण की विशेषता क्या है। विशेषता तो कुछ हमारा सेम होगा बाबू। इसमें गंध या सुगंध अवश्य पाया जाएगा। पहली विशेषता इसकी क्या होगी बाबू? इसमें गंध या सुगंध पाया जाएगा। बोलिएगा, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? दूसरा, ये रंगीन होते हैं। क्या होते हैं बाबू? देखिए यही पॉइंट लिख रहे हैं। ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। अर्थात इसके पुष्प कैसे होते हैं बाबू? रंगीन होते हैं। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, इसमें मकरंद भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? मकरंद भी पाया जाता है, अर्थात नेक्टर। नेक्टर भी पाया जाता है। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, अगला पॉइंट, इसके जो पुष्प होते हैं बाबू बहुत ही आकर्षक होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प कैसे होते हैं बाबू? आकर्षक होते हैं। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, अगला पॉइंट बाबू,
इसके जो पुष्प होते हैं ना, वे एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। समझ में आया कि नहीं है? कोई परेशानी आप लोग को? अच्छा, अब इसमें देखिएगा छठा पॉइंट, इसमें बाह्य दल और दल पूरी तरह से विकसित होता है। बाह्य दल और दल पूरी तरह से क्या होता है बाबू? विकसित होता है। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, अब गौर से समझिए, इसमें जो होते हैं ना, पराग कणों की संख्या कम होती है। क्या होती है? पराग कणों की संख्या कम होती है। पराग कणों की संख्या कम होती है। और जो वर्तिकाग्र होते हैं ना, वे प्रायः दलपुंज के कहां होते हैं? भीतर होते हैं। वर्तिकाग्र कहां होते हैं बाबू? दलपुंज के भीतर होते हैं। दलपुंज के भीतर होते हैं। पुष्प प्रायः आकार में बड़े होते हैं। क्या होते हैं बाबू? पुष्प प्रायः आकार में बड़े होते हैं। इसके पराग कण जो होते हैं ना, कम तो होते हैं, चिपचिपे भी होते हैं और कटीले भी होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण चिपचिपे तथा कटीले भी होते हैं। बोलिएगा, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? फिर गौर से समझिएगा। जंतु परागण के द्वारा जो पुष्प होते हैं, उस पुष्प की विशेषता क्या होती है? इसमें गंध या सुगंध, अर्थात इस प्रकार के पुष्पों में गंध या सुगंध अवश्य पाया जाता है। ये पुष्प रंगीन होती हैं। कैसी होती है? रंगीन होती हैं। इनमें मकरंद अर्थात एक तरह से मानिए मधु अवश्य पाया जाता है। ये आकर्षक भी होते हैं। ये एकलिंगी या द्विलिंगी भी हो सकते हैं। इनके बाह्य दल और दल पूरी तरह से विकसित होते हैं। इनमें पराग कणों की संख्या कम होती है। इनमें वर्तिकाग्र तथा दलपुंज, इसमें वर्तिकाग्र दलपुंज के भीतर होता है। पुष्प प्रायः आकार में बड़े होते हैं। पराग कण चिपचिपे तथा कटीले होते हैं। समझ में आगे कि नहीं आ गया? मिटा देना। अब आइए हम लोग जल परागण के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? जल परागण के बारे में समझते हैं। गौर से देखिएगा, यदि पुष्पों में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है बाबू? जल द्वारा होती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? जल परागण कह देते हैं। जल परागण की क्रिया दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है बाबू? दो प्रकार से होती है। पहला, यदि जल के अंदर, क्या बाबू? जल के अंदर यदि परागण की क्रिया कहाँ हो रही है? जल के अंदर हो रही है, तो इसको हम अधोजल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोजल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? यदि परागण की क्रिया कहाँ हो रही है? जल के अंदर हो रही है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? अधोजल परागण कह देते हैं। अंग्रेजी इसकी होती है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली। क्लियर हो गया? अच्छा, अब गौर से देखिएगा, यदि परागण की क्रिया, क्या बाबू? यदि परागण की क्रिया जल के
सतह पर होती है। कहाँ होती है? जल के सतह पर होती है। होता है ना, एक जल के अंदर और एक जल के सतह पर। तो जल के सतह पर होती है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं बाबू? अधिजल परागण के नाम से जानते हैं, अर्थात अधिजल परागण कहते हैं। अधिजल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिजल परागण कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा, हम आपको बता रहे हैं यदि परागण की क्रिया जल के सतह पर होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं? अधिजल परागण कहते हैं। अधिजल परागण की अंग्रेजी क्या होती है बाबू? ईपी हाइड्रो, ईपी हाइड्रोफिली कहते हैं। कोई परेशानी आप लोग को? अब आइए, जल के अंदर जब परागण होता है तो उसको अधोजल परागण अर्थात हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं इसको हम लोग जान ले। जैसे उदाहरण के तौर पे समुद्री घास, समुद्री घास, स्टेरा, जोस्टेरा, नेयास, सिरेटोफिल्लम, सिरेटोफिल्लम, इसमें समुद्री घास आता है, जोस्टेरा आता है, नेयास आता है, सिरेटोफिल्लम आदि पौधे आते हैं। इसमें कौन कौन से पुष्प आते हैं बाबू? बेलिसनेरिया। कौन सा पौधा आता है बाबू? बेलिसनेरिया, बेलिसनेरिया, हाइड्रीला, आदि पौधे आते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? हो गया? अच्छा, अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, जल परागण की विशेषता। इसमें भी कोई पुष्प की बहुत महत्ता नहीं है। नंबर 1 आपका हो जाएगा, पुष्प छोटे होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? छोटे होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। तीसरा आपका क्या हो जाएगा बाबू? गंधहीन होते हैं। कैसे होते हैं? गंधहीन होते हैं। अर्थात पुष्प छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं और क्या होते हैं? गंधहीन होते हैं। समझ गए? और पुष्प प्रायः जो होते हैं बाबू एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके जो पराग कण होते हैं ना वे हल्के होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? हल्के होते हैं। पराग कण हल्के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, जिससे ये पानी में तैरते हैं। क्या होते हैं? पानी में तैरते हैं। अगला पॉइंट सुनिएगा, जो पराग कण होता है ना, पराग कण के चारों तरफ मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? पराग कण के चारों तरफ, पराग कण के चारों तरफ मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। यह चिपचिपा पदार्थ क्या करता है बाबू? इस पराग कण को सड़ने से बचाता है। क्या करता है? सड़ने से बचाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अगला पॉइंट 7वां नंबर, यह मोम जैसा चिपचिपा जो पदार्थ होता है ना, यह पौधे के यानी पुष्प के वर्तिकाग्र से चिपकने का भी कार्य करता है। तो क्या लिख दिया? चिपचिपा पदार्थ, मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ, यही लिख दे रहे हैं।
मोम इसको चिपकने का कार्य करता है, चिपकने का कार्य करता है। क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है? इसमें जो पराग कण होता है ना, क्या बाबू, पराग कण जब पुष्प में जाता है क्या करता है? पुष्प में जाता है, यानी वर्तिकाग्र में जाता है। कहाँ जाता है? वर्तिकाग्र में जाता है। तो वहां जाकर के जो पुष्प वृंत होता है ना, क्या होता है? पुष्प वृंत जो होता है ना, वह कुंडलित हो जाता है। कैसा हो जाता है? कुंडलित हो जाता है। अर्थात पुष्प वृंत कैसा हो जाता है? कुंडलित हो जाता है, कुंडलित हो जाता है। और यही कुंडलित संरचना किसका निर्माण कर देती है? फल का निर्माण कर देती है। और कोई पॉइंट है? फिर एक बार समझते हैं। हम आपको क्या बता रहे हैं? हम आपको इसकी विशेषता बता रहे हैं। किसकी? जल परागण की विशेषता बता रहे हैं। यह पुष्प छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, एकलिंगी होते हैं। परागकण इसके हल्के होते हैं। परागकण के चारों तरफ चिपचिपा पदार्थ निकला रहता है, जो पदार्थ को सड़ने से बचाता है। और यही चिपचिपा पदार्थ जो होता है, परागकण को वर्तिकाग्र से चिपकने का भी कार्य करता है। परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो पुष्प वृंत द्वारा कुंडलित होकर के क्या बना लेता है? फल का निर्माण कर लेता